भर्ती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप राजस्थान 4th ग्रेड या राजस्थान पुलिस या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें दैनिक विज्ञान आती है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। आजकल आपको पता ही है, आजकल रनेश बोर्ड पेपर ले रहा है, तो क्या रिपीट क्वेश्चन ही डाल रहा है। तो मैं भी आपके लिए रिपीट क्वेश्चन जो पुराने पेपर में आए हुए हैं वो क्वेश्चनों की सीरीज लेके आया हूँ। तो आप चैनल पे नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी मैं क्लास आने वाली रिपीट क्वेश्चन की क्लास लेता हूँ किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पास नोटिफिकेशन चलाया जाए। तो ये क्लास हमारी तीसरी क्लास होने वाली है, मतलब दैनिक विज्ञान की जो इस सब्जेक्ट की आपको तीसरी क्लास होने वाली है। तो अगर पहले वाली दोनों क्लास नहीं देखी तो जल्दी जाके आप चैनल पे देख लीजिए। मैंने अलग से प्ले लिस्ट भी बना दी, आपको एक जगह वो क्लासेस मिल जाएगी भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होने वाला आज हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता भी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता भी। कार्बोहाइड्रेट के रूप में कौन जमा करता है भी? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा कौन करता है भी? यकृत करता है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है भी। कि यकृत क्या करता है? आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल करके इसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं भी। रक्त में शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस शर्करा में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर का प्रमुख उपाचयी अंग है भी। कि मनुष्य शरीर का प्रमुख उपाचयी अंग कौन सा भी? यकृत है। कौन है? यकृत है भी, ठीक है। ये 2012 में आया था भी ये, कि मनुष्य शरीर का प्रमुख उपाचयी अंग कौन सा भी? यकृत है भी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। यकृत के प्रमुख कार्य, यकृत क्या करता है? यकृत के प्रमुख कार्य, ये पीतरस यकृत कोशिकाओं द्वारा इकट्ठा करके यकृत वाहिकाओं में डाल देता भी। यकृत ने पीतरस यकृत कोशिकाओं द्वारा इकट्ठा करके यकृत वाहिकाओं में डाल देता भी, जहां से आंत में पहुंच जाता भी। यकृत हिपेरिन का स्रावण करता भी। यकृत हिपेरिन का स्रावण करता भी, ठीक है। किसका स्रावण करता भी? हिपेरिन का स्रावण करता भी। यह पीतरस के माध्यम से वसा की रासायनिक संरचना को परिवर्तित करता भी। यकृत है कि पीतरस के माध्यम से वसा की रासायनिक संरचना को परिवर्तित करता भी, ठीक है। यह पीतरस के द्वारा भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता भी। यकृत क्या करता है भी? पीतरस के द्वारा भोजन में उपस्थित हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको क्या है? नष्ट कर देता है भी। यह पीतवर्णक तथा यूरिया का निर्माण करता भी। यकृत है ना, पीतवर्ण तथा यूरिया का निर्माण करता भी, ठीक है। यूरिया निर्माण की प्रक्रिया में यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता भी। यूरिया निर्माण की प्रक्रिया में क्या है? यकृत के अमोनिया को क्या है? यूरिया में परिवर्तित कर देता है भी, ठीक है। यकृत के विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा विटामिन ए और सी और डी का संचय करता है भी, ठीक है। यकृत ने विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा विटामिन ए, सी और डी का संचय करता है भी। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग है भी। कि जो भी जिस व्यक्ति को भोजन में जहर देख के मारा जाता है उसकी जांच में के यकृत के महत्वपूर्ण सुराग साबित होता है भी। ये रक्त के ताप को नियंत्रित करता है भी। यकृत क्या करता है? रक्त के ताप को नियंत्रित करता है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलिन अमाशय की उपस्थिति में कार्य नहीं करता, यह क्योंकि यह हो जाता भी। टाइलिन अमाशय की उपस्थिति में कार्य नहीं करता क्योंकि यह हो जाता भी। क्या हो जाता भी? HCl की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय हो जाता भी। HCl की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय हो जाता भी। टाइलिन अमाशय की उपस्थिति के कारण कार्य नहीं करता क्योंकि यह HCl की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय हो जाता भी, ठीक है।
जल का सर्वाधिक अवशोषण करता है, कौन करता है? जल का सर्वाधिक अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत करती है। क्या कौन करता है? जल का सर्वाधिक अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत करती है। कौन करता है? छोटी आंत करती है। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? क्या कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? इनमें सभी पाचक एंजाइम है, लेकिन एक पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा? पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, एमिलिप्सिन हो गया, लेकिन इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। इंसुलिन के पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, इंसुलिन के एक हार्मोन है। इंसुलिन के एक हार्मोन है, पाचक एंजाइम नहीं है। जो अग्नाशय की बीटा कोशिका से निकलता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय की बीटा कोशिका से निकलता है। इंसुलिन की खोज बेटिक एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिक एवं बेस्ट ने की थी। इसका कार्य रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना भी। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? इंसुलिन का कार्य क्या है? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना होता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है, जिससे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और यह मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है, जिससे कि रुधिर में क्या है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और यह मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? का पाचन क्रिया में प्रोटीन है वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। ठीक है, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन क्रिया में के प्रोटीन किस में बदल जाता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो जल्दी से भी, वो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना भी। ठीक है, प्रोटीन सर्वप्रथम अमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड में टूटता है। क्या प्रोटीन के सर्वप्रथम अमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन एवं पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। फिर छोटी आंत में अग्नाशयी रस के पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन द्वारा छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में टूट जाता है और कार्बोक्सी पेप्टिड नामक एंजाइम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के कार्बोक्सिल बंधों का जल अपघटन करके इन्हें अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, या तोड़ देता है। ठीक है, अमाशय ग्रंथियों में पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी है? अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी ग्रंथिकाएं कौन सी है? कौन सी ये कोशिकाएं? मुख्य कोशिकाएं होती है। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी है? मुख्य कोशिकाएं होती है। ठीक है, पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है। पेप्सिन के एक पाचक पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ये बताया था अभी पाचक एंजाइम है। पाचक एंजाइम है जिसे मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। पेप्सिन के एक पाचक एंजाइम है जिसे मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। मुख्य कोशिकाएं पेट की ग्रंथियों उदर ग्रंथिकाओं के नजदीक प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती है। कि मुख्य कोशिका क्या पेट की ग्रंथियों में के नजदीक प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती है। ठीक है, पूर्ण पाचक एंजाइम का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? पूर्ण पाचक एंजाइम का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। क्या पूर्ण पाचक एंजाइम है? पूर्ण पाचक एंजाइम बुझ ले तो किसके द्वारा किया जाता है? अग्नाशय द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है? निम्नलिखित में मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है? उत्सर्जी अंग कौन सा है? फेफड़े, वृक्क, त्वचा, इन सभी से क्या उत्सर्जन होता है? त्वचा, वृक्क, फेफड़े के ये सभी के उत्सर्जी अंग है। ठीक है, केशरुकियों के विभिन्न उत्सर्जी अंग एवं उनके कार्य भी। कोशिकाओं के विभिन्न उत्सर्जी अंग एवं उनके कार्य भी। ठीक है, ये वृक्क, किडनी से क्या है? नाइट्रोजन विशिष्ट पदार्थ जल के अतिरिक्त मात्रा में टॉक्सी का शरीर बाहर से निकालना भी।
क्या किडनी किडनी के नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है वो जल की अतिरिक्त मात्रा एवं टॉक्सी को शरीर से बाहर निकालता भी, ये आपको पता ही भी। किडनी किडनी से क्या नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकालता भी। त्वचा त्वचा से क्या है, पसीने वगैरह से पदार्थ बाहर आते हैं भी, आते हैं ना स्किन से, तो इससे क्या अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता भी, ठीक है। त्वचा त्वचा से क्या जल खनिज लवण सफेद था कुछ मात्रा में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना होता भी। त्वचा से भी क्या है कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिस पसीने के द्वारा बाहर निकलते भी, ठीक है। ठीक है, फेफड़े लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलना होता भी। कि फेफड़े फेफड़े द्वारा भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते भी, जो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलना होता भी। आंत्र आंत्र के अनपचे एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालता भी। आंत है, आंत से क्या अनपचे व उत्सर्जी मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना होता भी। यकृत लीवर से क्या है अमोनिया को यूरिया में बदलना होता भी। यकृत के अमोनिया को यूरिया में बदल करके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ये सभी के उत्सर्जन है अभी, ठीक है। तो एक बार वो एक और देख लो आप। फेफड़े हो गया, त्वचा होगी, वर्क हो गया, वर्क मतलब किडनी किडनी की तरफ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते भी। फेफड़े फेफड़े के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल मिलके कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते भी। त्वचा के द्वारा पसीने से बाहर निकलते हैं भी, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ होते भी। फिर उत्सर्जन एक क्रिया है, उत्सर्जन एक के उत्सर्जन उत्सर्जन के एक जैविक क्रिया भी, ये जैविक ना ही भौतिक ना ही रासायनिक है, एक जैविक क्रिया भी, ठीक है। पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या भी, पसीने का मुख्य उपयोग क्या शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में होता है भी। पसीना पसीना आता है क्या है कि शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है भी, ठीक है। पसीना क्या है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है शरीर का ताप नियंत्रित रखता है भी, ठीक है। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य शरीर का ताप नियंत्रित होना है भी, ठीक है। पसीने से क्या होता है, पसीना निकलता है तो शरीर का ताप नियंत्रित होता है, इसलिए पसीना निकलना चाहिए भी, ठीक है। इससे बॉडी का टेम्परेचर सेट रहता है भी, ठीक है। पसीना क्या है, पसीना क्या है भी, उत्सर्जक निकालना है, निकालता है भी। त्वचा को साफ करता है या पसीना क्या है, त्वचा को साफ करता है, शरीर के तापक्रम को कम करता है भी, नहीं, नियंत्रित करता है भी। उत्सर्जक निकालता है, जो उत्सर्जी पदार्थ उनको क्या बाहर निकालता है पसीना। अधिक पानी की मात्रा को निकालता है, नहीं नहीं, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है पसीना के, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है भी, ठीक है। पसीना क्या है, पसीना क्या है उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है भी, और शरीर के तापक्रम को कम करता है या नियंत्रित करता है भी, ठीक है। जैसे सर्दी में अधिक पानी की मात्रा को पसीने के द्वारा या मल मूत्र को बाहर निकालता है भी। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो पानी का अतिरिक्त होता है वो गंद होता है, उनको क्या है पसीने के द्वारा बाहर निकालता है भी, ठीक है। तो ये BCD हो जाएगा भी। त्वचा को साफ नहीं करता भी, पसीना क्या त्वचा को साफ नहीं करता भी, ठीक है। वर्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है भी। वर्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है भी, क्या है भी, वर्क नलिका भी, क्या है वर्क की नलिका का। वर्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, वर्क नलिका है भी, ठीक है। प्रत्येक वर्क का प्रमुख ऊतक अर्थात पेरेन्काइमा लगभग 10 लाख लंबी महीन एवं अत्यधिक कुंडलित नलिकाओं का एक जटिल व ठोस पिंड होता है, जिन्हें वर्क नलिका या वर्काणु कहते हैं भी। ये वर्कों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाइयां होती है भी। तो प्रत्येक वर्क है, प्रत्येक वर्क प्रमुख ऊतक अर्थात पेरेन्काइमा का लगभग 10 लाख लंबी महीन अत्यधिक कुंडलीनुमा नलिकाएं होती है भी। ये जटिल ठोस पिंड होता है भी, जिन्हें वर्क नलिका या वर्काणु कहते हैं भी, ठीक है। कि वर्क की संरचना में क्रियात्मक इकाई क्या है, वर्क नलिका भी।
कि वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई की वृक्क नलिका है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है अभी? क्या कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? गुर्दे का नहीं है अभी, तो देखते हैं कौन सा कार्य नहीं है अभी गुर्दे का। रक्तचाप को नियमन, रक्तचाप को ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है अभी, तो ये कार्य भी है। मूत्र को बाहर निकालना, मूत्र को बाहर निकालता है अभी। और शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन करता है अभी। ठीक है, ये प्रतिजैवी की एंटीबायोटिक का स्रावन नहीं करता अभी। ठीक है, तो ये 2 नंबर गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, गुर्दे मतलब किडनी, किडनी की कार्य है ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। मूत्र के को बाहर निकालता भी, मूत्र है को बाहर निकालता भी। शरीर के तरलों के अम्ल क्षार को नियमित करता है भी, शरीर के तरल अम्ल क्षार को क्या नियमन या नियंत्रित करता है भी। ठीक है, ये किडनी या गुर्दे के कार्य भी। ठीक है, कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है भी? कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है भी? किसके प्रदूषण से होता है भी? कैडमियम के प्रदूषण से होता है, कैडमियम के प्रदूषण से होता है भी। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण से मानव में गुर्दे का रोग हो जाता है, जिसे इटाई रोग भी कहते हैं, जिसे के इटाई रोग भी कहते हैं। क्या कैडमियम के प्रदूषण से के मानव को गुर्दे का रोग हो जाता है, जिसे इटाई रोग भी कहते हैं। ठीक है, किडनी गुर्दे क्या कार्यात्मक यूनिट क्या है? कि किडनी गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? क्या है? नेफ्रॉन है। क्या? नेफ्रॉन है। क्या किडनी गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अभी। कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है भी, कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है भी। इसका मुख्य कार्य पहले रक्त का फिल्ट्रेशन, फिर आवश्यक तत्वों का पुनः अवशोषण और से दूषित तत्वों का मूत्र के रूप में उत्सर्जन कर शरीर में पानी और विद्युत अपघटन की साधनता का नियंत्रण करना है भी। ठीक है, कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है भी? नेफ्रॉन है। ठीक है, ये रही किडनी भी। कि वृक्क का प्रमुख कार्य है रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना भी। इस यहाँ से ये किडनी है भी, किडनी से बाहर ऐसे आ जाएगा भी। ठीक है, मूत्र से फिर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर आ जाता है। किडनी से मूत्राशय में आता है, मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, फिर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, कि वृक्क के 2 भाग होते हैं। वृक्क के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग कार्टेस और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। कि वृक्क के कितने भाग होते हैं? वृक्क के कितने? 2 भाग होते हैं। जिसे जैसे बाहरी भाग है, बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। ठीक है, कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कई बार मूत्र वो पीला पीला आता है, वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। ठीक है, तो मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। मूत्र अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग इसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। सामान्य मूत्र में 95% जल और 2% लवण है, जैसे Na, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, SO4 हो गया, 2.6% यूरिया और 0.3% यूरिक एसिड तथा क्रिएटिन होता है। इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। इसका पीएच मान कितना होता है?
मान 6 होता है भी, ठीक है, होता है। मूत्र में एल्बुमिन नहीं होता, इसकी उपस्थिति में एल्बुनिया कहते हैं भी, कि मूत्र में क्या एल्बुमिन नहीं होता भी, इसकी उपस्थिति को एल्बुनिया कहते भी, ठीक है। ठीक है, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है भी, कितना होता है, 4.5 से 4.5 से 8 पीएच होता है भी, 4.5 से 8 पीएच होता है भी। और औसत बुझले तो औसत 6 होता है भी, औसत बुझले तो 6 होता है, औसत बुझले तो 6 होता है। अब ऐसे 4.5 से 8 होता है भी, ठीक है। कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, औसत बुझले तो 6 होगा, 6, और वैसे बुझले तो 4.5 से 8 पीएच होता है भी। कि मूत्र में तीव्र गंध आती है, मूत्र में तीव्र गंध आती है, किसकी आती है भी, NaH3 के कारण आती है भी, NaH3 के कारण आती है भी। तो मूत्र में तीव्र गंध किसके कारण आती है भी, NaH3 के कारण आती है भी, ठीक है। उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है भी, उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है किसकी, यूरिया उत्सर्जी की, यूरिया उत्सर्जी की। क्या उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति किसकी है भी, यूरिया उत्सर्जी की भी है। कि मानव के यूरिया का उत्सर्जन करता है भी, मानव के यूरिया का उत्सर्जन करता है भी मूत्र के रूप में, तो यूरिया उत्सर्जी हो जाएगा भी, ठीक है। कि ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है भी, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है भी, बोमेन संपुट में, बोमेन संपुट में। ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है, बोमेन संपुट में पाया जाता है भी, ठीक है। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इस क्लास में हो जाए, और आपका भी कर्तव्य बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना भी, ठीक है। हेनले का लूप पाया जाता है भी, हेनले का लूप, ये अपने 10th क्लास में साइज पढ़ा हुआ यार, हेनले का लूप वहाँ पे पाया जाता है, वृक्क किडनी में पाया जाता है भी, वृक्क किडनी में पाया जाता है भी, हेनले का लूप वृक्क में पाया जाता है भी, ठीक है। त्वचा निम्न में पसीने के रूप में उत्सर्जित करती है, किसका उत्सर्जन करता है भी, नमक का, यूरिया का, लैक्टिक अम्ल का भी। त्वचा पसीने के रूप में किसका उत्सर्जन करती है भी, किसका उत्सर्जन करती है भी, नमक का और यूरिया का और लैक्टिक अम्ल का उत्सर्जन करती है भी पसीने के रूप में। यूरिया अकेला मत करके आना, क्योंकि यूरिया में पसीने में बहुत सारे लवण होते हैं भी, नमक भी होता है, यूरिया भी होता है, लैक्टिक अम्ल भी होता है। कर्मी में प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है भी, कौन सा है, अंडाशय और वृषण के प्राथमिक लैंगिक अंग है भी, अंडाशय और वृषण, अंडाशय और वृषण के प्राथमिक लैंगिक अंग है भी, ठीक है। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से भी, अंडाशय हो गया, वृषण हो गया, प्राथमिक लैंगिक अंग है भी, ठीक है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, अपोहन, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, किसके, गुर्दे। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, गुर्दे का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। अपोहन, अपोहन डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। अपोहन, अपोहन के डायलिसिस के रक्त शोधन की क्या एक कृत्रिम विधि है। इस क्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही काम नहीं करते भी। कब अपोहन, अपोहन या डायलिसिस कब अपनाया जाता है, जब किसी व्यक्ति के गुर्दे या फेफड़े सही काम से नहीं करते भी। गुर्दे से जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी तथा उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों के में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है भी, ठीक है। कि मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है, मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है कौन है, पीनियल वल्य, पीनियल वल्य क्या, मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है भी। तो इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं भी। क्या पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि अनाम के आकार की यह ग्रंथि थैलेमस के पीछे मस्तिष्क में स्थित होती है भी। उम्र के साथ छोटी होने वाली यह ग्रंथि मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है भी। पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि क्या, मिलेटोनिन
हार्मोन स्रावित करती है अभी। ठीक है, यह हार्मोन बाल्यावस्था में शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। वयस्क व्यक्ति में यह ग्रंथि शरीर के अंदर की जैविक घड़ी को चलाने में मदद करती है अभी। इस ग्रंथि को तीसरी आंख या बायोलॉजिकल घड़ी भी कहते हैं अभी। क्या पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि को क्या तीसरी आंख या बायोलॉजिकल घड़ी भी कहते हैं अभी। ठीक है, इसीलिए मनुष्य में जैविक घड़ी कौन सी होती है, पीनियल ग्रंथि होती है अभी। ठीक है, तो मनुष्य में जैविक घड़ी कौन सी होती है, पीनियल ग्रंथि होती है अभी। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के एक गोल ग्रंथि हाइपोथैलेमस से मधुमक्खी के छत्ते की तरह लटकी रहती है अभी। क्या पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के हाइपोथैलेमस से क्या मधुमक्खी के छत्ते की तरह लटकी रहती है अभी। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होते हैं अभी। क्या पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है अभी। इसमें गर्भाशय की अरेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा होता है अभी, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, जो बच्चे के जन्म में सहायक होती है। यह स्तर में से दूध स्राव में भी सहायक होती है अभी। क्या पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि का एक गोल ग्रंथि है जो हाइपोथैलेमस से लटकी रहती है अभी। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है अभी। इसमें गर्भाशय की अरेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा होती है अभी, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है अभी, जो बच्चे के जन्म में सहायक होती है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है अभी, ठीक है, नेक्स्ट क्या थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या वक्ष में स्थित इस ग्रंथि को प्रतिरक्षण ग्रंथि या इम्यून ग्रंथि भी कहते हैं। ये बच्चों में प्रतिरक्षण उत्पन्न करती है। यह ग्रंथि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि भी। फिर अवटु ग्रंथि आ गई। अवटु ग्रंथि, अवटु ग्रंथि श्वास नली से संबंधित यह ग्रंथि सवर यंत्र के ठीक नीचे स्थित होती है। अवटु ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है, सवर यंत्र के ठीक नीचे स्थित होती है। इस ग्रंथि में अत्यंत सघन रक्त प्रवाह होता है। इस ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन रक्त कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित व शरीर की उपापचय की दर को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ठीक है, परावटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि के थायराइड में धसी हुई यह ग्रंथि 6 ग्रंथियों का समूह है अभी। परावटु या पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावन होता है, जो कैल्शियम के अवशोषण तथा रक्त में इसका अवशोषण बढ़ता है अभी। अस्थियों में अनावश्यक भागों को गलाकर उदीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस मुक्त करता है अभी। हड्डियों की वृद्धि एवं दांतों के निर्माण में नियंत्रण करता है अभी। कौन सी, परावटु, परावटु ग्रंथि के हड्डियों की वृद्धि दांतों के निर्माण में नियंत्रित करती है अभी। ठीक है, अंगनाशय भी, अंगनाशय या पेनिक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है अभी, क्योंकि इसमें दोनों तरह का स्राव अंत और बाह्य स्राव होता है अभी। कौन से, अंगनाशय में। इन्हीं में बिखरी हुई असंख्य सूक्ष्म अंतःस्राव ग्रंथियों की लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं अभी। अंगनाशय में क्या बिखरी हुई असंख्य सूक्ष्म अंतःस्राव ग्रंथियों को लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। यह 3 प्रकार की कोशिकाओं अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा और गामा कोशिकाओं से बनती है अभी। कौन सी, अंगनाशय ग्रंथिकाएं, अंगनाशय। फिर क्या, अंडाशय, अंडाशय द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। अंडाशय द्वारा कितने प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है, 3 प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। एस्ट्रोजन के अंडवाहिनी के परिवर्तन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरोन यह एस्ट्रोजन के सहयोग से स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। प्रोजेस्टेरोन के यह एस्ट्रोजन के सहयोग से स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है, जिसे स्तन वृद्धि होते हैं। रिलैक्सन के ये गर्भाशय में अंडाशय गर्भाशय व अपरा में उपस्थित रहते हैं। रिलैक्सन क्या, यह गर्भाशय में अंडाशय गर्भाशय व अपरा में उपस्थित रहता है। यह प्यूबरिक सिफाइसिस को मुलायम व गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। क्या, वर्ण क्या पुरुषों में होता है। वर्ण से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं।
क्या वर्षण है, वर्षण से अंडाशय से निकलने वाले, अंडाशय किसमें, स्त्रियों में होते हैं। अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है भी, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। लड़कियों में 2 हार्मोन निकलते हैं भी, एस्ट्रोजन हो गया, एक प्रोजेस्टेरोन हो गया भी। वो पुरुषों में, पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं भी। ये है पुरुषों लैंगिक लक्षणों को के परिवर्तन व यौन आचरण को प्रेरित करता है भी। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन व यौन आचरण को प्रेरित करता है भी, ठीक है। पुरुषों में कौन सा हार्मोन होता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है भी, और स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है भी। फिर अधिवर्ग ग्रंथि, अधिवर्ग ग्रंथि, यह ग्रंथि वर्ग के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित होती है भी। इस ग्रंथि का बाहरी भाग कार्टेक्स के बीच वाला भाग मेडुला कहलाता है भी। इसमें आपातकालीन हार्मोन एड्रेनालिन स्रावित होता है भी। एड्रेनालिन हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होने लगता है। इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं भी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन भी। दैनिक क्रिया के नियमन के लिए उत्तरदायी है भी, कौन सा भी, पीनियल ग्रंथि भी। दैनिक क्रिया के नियमन के लिए कौन उत्तरदायी भी, पीनियल ग्रंथि भी, ठीक है, पीनियल ग्रंथि भी। फिर आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन निम्न में से कौन सा भी, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा भी, कौन सा आपको पता भी, कौन सा है, थायरोक्सिन है भी। थायरोक्सिन क्या, आयोडीन युक्त हार्मोन है भी। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा भी, थायरोक्सिन है भी, ठीक है। आयोडीन मुक्त आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, ये तो आपको पता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन है। लेकिन थायरोक्सिन के एक अमीनो अम्ल है भी, थायरोक्सिन के एक अमीनो अम्ल है भी। आयोडीन युक्त हार्मोन के थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन के एक अमीनो अम्ल है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी और ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता भी। निम्न में से कौन सा है जो बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता भी, कौन सा, पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि भी, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता, बाकी सभी के करते हैं भी, ठीक है। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि के शरीर की सबसे छोटी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि के हार्मोन अन्य स्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते भी। पीयूष ग्रंथि का हार्मोन अन्य अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के नियंत्रित करते भी। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते भी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, कि किसी मास्टर ग्रंथि कहते भी पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथियों के मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये याद रखना भी, पीयूष ग्रंथियों के मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते भी, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। जबकि अंगनाशय वर्षण अंडाशय मिश्रित ग्रंथियां है। मिश्रित ग्रंथियां मतलब बहिस्रावी है तथा अंतःस्रावी दोनों का रूप करती है भी। बाकी के अंगनाशय हो गया, वर्षण हो गया, अंडाशय के बहिस्रावी श्रावण भी करती है, अंतःस्रावी भी करती है भी। तो किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं भी, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथियों के मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है भी, ठीक है। फिर कौन सी ग्रंथि है जो दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है भी, जो दूध निष्कासन है हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है भी, कौन सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है भी, ठीक है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है भी। ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संबंधी कार्य स्तनपान, प्रसव काल में गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, फैलाव, मातृत्व गुणों का विकास करता है भी, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के एक स्तनपायी हार्मोन है जो मादाओं में क्या है, स्तनपान मतलब दूध आना, प्रसव के काल में सिकुड़ना, वो योनि के फैलाव में सहायक होता है भी, ठीक है। ये आ गया भी क्वेश्चन, मैंने अभी बताया भी आपको।
कि वह अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको कुमाष्ट ग्रंथि भी कहते हैं, कौन सी है भी? पीयूष ग्रंथि है। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है भी। पीयूष ग्रंथि है। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है भी, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। वह अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं भी। पीयूष ग्रंथि है भी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह कपाल की सेफेनाइड हड्डी के सेला ट्रसिका में स्थित रहती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन निम्न में से कौन से है? STH हो गयो, TSH हो गयो, ACTH हो गया, FSH हो गयो, LH हो गयो, LTH हो गयो, MSH हो गया। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है भी। ठीक है। पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती भी? पीयूष ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती भी? कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती पीयूष ग्रंथि? तो क्या? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन क्या है? पीयूष ग्रंथि स्रावित नहीं करती। बाकी क्या है? वर्दी हार्मोन हो गया, वेसोप्रेसिन हो गया, प्रोलेक्टिन हो गया, प्रोलेक्टिन हो गया, ये सभी के हार्मोन है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं भी। लेकिन मेलेटोनिन का हार्मोन क्या पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता भी। ठीक है। कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता भी? किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता भी? कौन सा? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता भी। ठीक है। एड्रीनलिन होगा। कौन सा होगा? एड्रीनलिन होगा, जिसे हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता भी। ठीक है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो भी जल्दी से। मैं क्लास इतना बोलता भी नहीं हूँ जितना बाद में क्लास आपको बोरिंग लगे, तो इसलिए आप कर दिया करो यार। जब शरीर तनाव की उपस्थिति जैसे डर, क्रोध, अपमान, पीड़ा आदि में हो तब एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता भी। जब आप के डर लगता है तो क्रोध लगता है, अपमान होता है, पीड़ा होता है, तब के एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में यह शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में सहायता करता है, इसलिए इसे जीव रक्षक हार्मोन भी कहते हैं भी। एड्रेनलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। तो कि आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में सहायता करता है भी। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन की आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में सहायता करता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। किसको? एड्रेनलिन हार्मोन को। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? किसे कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं भी। ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन को क्या है? जीवन रक्षक हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन कहते हैं भी। ठीक है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है भी? एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित या उत्पादित होता है भी? पुटिका द्वारा। पुटिका द्वारा। ये होता किसमें है भी? एस्ट्रोजन मादाओं में होता है। किसमें होता है? मादाओं में होता है। ठीक है। और पुरुषों में कौन सा होता है भी? पुरुषों में कौन सा हार्मोन होता है भी स्रावित? कमेंट में बताना मेरे को। एस्ट्रोजन हार्मोन को स्त्रीलिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन है नहीं, क्योंकि ये मादा में होता है, स्त्री में होता है, इसलिए स्त्रीलिंग हार्मोन के नाम से ही जाना जाता है। स्त्रियों के अंडाशयों की ग्रेफियन पुटिकाएं दो विभिन्न प्रकार के स्टीराइड मादा हार्मोन का स्राव करती है, जिसे क्रमशः एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं भी। एस्ट्रोजन को नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं भी। एस्ट्रोजन को क्या? नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। तो नारी विकास हार्मोन किसे कहते हैं भी? एस्ट्रोजन को कहते हैं। किसे कहते हैं? एस्ट्रोजन को कहते हैं। तो एस्ट्रोजन के नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। यह यौन अवस्था में यौन लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है भी। एस्ट्रोजन हार्मोन है यौन अवस्था में के यौन लक्षणों को विकास में प्रेरित करता है। इस हार्मोन की कमी से जनन क्षमता क्षीण होने लगती है भी। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से क्या जनन क्षमता क्षीण होने लगती है भी। ठीक है। तो पुरुष में कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। पुरुष में कौन सा भी बता ही देता हूँ मैं, आप तो नहीं बता रहे कमेंट में। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है भी।
आपकी मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं भी, ठीक है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्त्रीलिंग हार्मोन है भी, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है भी, ठीक है। क्या निम्न में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कि कौन सी मानव में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि भी है, थायराइड भी है, अधिवरक हो गया, ये लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन अभी आया भी, ये वाला क्वेश्चन शायद लाइब्रेरियन में आया था, इस 3rd ग्रेड में आया था अभी, या पटवार में आया है, मैंने अभी देखा था ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ से सीधा कि मैंने बता रहा हूँ ना आपको, अजीनेस बोर्ड पेपर ले रहा है अभी। ये वाला क्वेश्चन आप जाके देख लेना, दोनों में आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है। अभी ये 2018 में आया था और 2025 में फिर आ गया अभी ये, ठीक है। तो कौन सा होगा? क्या कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लाल ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है अभी, ठीक है। लाल ग्रंथि की अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है अभी। ये कोई बोलता है रिपीट क्वेश्चन नहीं आते भाई, ये देखो 3-4 क्वेश्चन आए थे मैंने लाइब्रेरियन में, 3-4 क्वेश्चन आए थे और यहीं से है, रिपीट क्वेश्चन नहीं है, यानी कोई नए बन के नहीं आया अभी। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? लाल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है अभी। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है? कौन सी? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है अभी, ठीक है। थायराइड का क्या कार्य है अभी? थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य है अभी? क्या है? उपापचय का नियंत्रण करना है अभी। थायराइड का क्या कार्य है? उपापचय का नियंत्रण करना है अभी। भैया आजकल भाई रिपीट क्वेश्चन क्योंकि अध्ययन बोर्ड पेपर ले रहा है अभी, आरपीएससी नहीं ले रही पेपर, आरपीएससी पेपर नहीं ले रही। आपके वाले जो पेपर होने वाले हैं 4th ग्रेड के वगैरह राष्ट्र पुलिस के, वो अधीनस्थ बोर्ड पेपर ले रहा है, इसलिए रिपीट क्वेश्चन ही आएंगे। 90% 95% के आपके रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे। 95% आपको क्या है? रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे, रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5% का आपको कुछ बोल नहीं सकता भाई, 5% का आपको कुछ बोल नहीं सकता भाई, वो कहाँ से आते हैं पता, खुद को नहीं पता होता भाई। लेकिन 95% आपको रिपीट क्वेश्चन पीछे आए हुए पेपरों में वही क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अभी। थायराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है अभी। थायराइड ग्रंथि के हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग में स्थित होती है अभी। ये एच के आकार की द्विपालित अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसमें थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम आधार उपापचय दर को बढ़ाना है। इसकी कमी व अधिकता के कारण हाइपोथायराइड व हाइपरथायराइड रोग हो जाता है। क्या थायराइड की कमी के कारण क्या है? हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड रोग हो जाता है, ठीक है। थायरोक्सिन T4 था ट्राईआइडो थायरोनिन के अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है अभी। कौन करती है अभी? कैल्सीटोनिन करती है अभी। क्या थायरोक्सिन हो गया, थायरोक्सिन और ट्राईआइडो थायरोनिन के अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है किसी? कैल्सीटोनिन को। फिर के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है अभी? अभी बताया अभी, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है अभी? इंपोर्टेंट लगा लो ये क्वेश्चन, इंपोर्टेंट लगा लो भी ये। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? कौन सी? थायराइड ग्रंथि है अभी। कौन सी है अभी? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है अभी? थायराइड ग्रंथि या F2 ग्रंथि है अभी। थायराइड ग्रंथि या F2 ग्रंथि है अभी। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अभी। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है अभी? थायराइड या F2 ग्रंथि है अभी, ठीक है। F2 ग्रंथि बोलती है या थायराइड ग्रंथि बोलिए। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये गर्दन में आकार बनाते हुए उपस्थित होती है अभी। यह स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बड़ी होती है अभी। स्त्रियों में क्या है?
पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बड़ी होती है भी, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है भी? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है भी? इसको भी आप इंपोर्टर लगा सकते हो भी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है भी? मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन इंपोर्टर बताई है अभी, इतनी 3-4 क्लास लगा ली, इसमें 2 क्वेश्चन बताए मैंने अभी तक। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि के सबसे छोटी ग्रंथि होती है भी मानव शरीर में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि के मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है भी, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है भी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है भी? अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय भी। कौन सी है? अग्नाशय। अग्नाशय के मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि भी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय भी। अब मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी है भी। कौन सी है? पिट्यूटरी है भी, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है भी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, याद रखना मिश्रित बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। यह उत्तर गुहा में अग्नाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है भी। क्या अग्नाशय? अग्नाशय क्या? अग्नाशय ग्रंथि क्या? 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है भी। मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 15 से 20 लाख अंतःस्रावी कोशिकाएं होती है भी। क्या मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 15 से 20 लाख अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हुई, जैसे लैंगर-हैंस की दीपिकाएं कहते हैं, जिसे क्या? लैंगर-हैंस की दीपिकाएं कहते हैं भी, ठीक है। ये याद रखना भी। क्या मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 15 से 20 लाख अंतःस्रावी कोशिकाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं? लैंगर-हैंस की दीपिकाएं कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लैंगर-हैंस की दीपिकाएं कहते हैं, ठीक है। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है जो विशिष्ट हार्मोन स्रावित करती है। ये अल्फा सेल, ग्लूकेगान, बीटा सेल, इंसुलिन और डेल्टा सेल, सेमिटोस्टेटिन, एफएफ या पीसी सेल, पैंक्रियाटिक और पॉलीपेप्टाइड है भी। अग्नाशय ग्रंथि क्या? अग्नाशय ग्रंथि में क्या? मनुष्य में अग्नाशय में लगभग 20 लाख से अंतःस्रावी कोशिकाएं होती है, जिसे लैंगर-हैंस की दीपिकाएं कहते हैं भी। मनुष्य के अग्नाशय में क्या? 15 से 20 लाख अंतःस्रावी ग्रंथिकाएं होती हैं, जिसे लैंगर-हैंस की दीपिकाएं कहते हैं भी, ठीक है। कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है भी। कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पे होता है भी? कहाँ पे होता है? अग्नाशय में होता है भी। अग्नाशय में होता है भी। इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ पे बनता है? अग्नाशय में बनता है भी, ठीक है। कहाँ पे बनता है? अग्नाशय में बनता है भी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भी। इंसुलिन के अग्नाशय में एक लगभग लैंगर-हैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन के अग्नाशय के एक भाग लैंगर-हैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन है वो अग्नाशय के कौन से भाग? लैंगर-हैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज वेटिंग एंड वेस्ट ने सन 1921 में की थी। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन के ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह के डायबिटीज रोग हो जाता है। क्या इंसुलिन है? इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इनमें से कौन सा हार्मोन का प्रकार एक प्रकार के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है? कौन सा बनता है? ग्लूकेगोन और इंसुलिन के अपर्याप्त मात्रा में बनता है, ठीक है। ग्लूकेगोन और इंसुलिन के दोनों ही हार्मोन के अपर्याप्त मात्रा में बनते हैं, ठीक है। अग्नाशय किसे स्रावित करता है? अग्नाशय किसे स्रावित करता है? इंसुलिन हार्मोन को। अग्नाशय किसे स्रावित करता है? इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है, ठीक है, अग्नाशय।
कि मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है भी, कहाँ पे होता है? अंगनाशय में होता है। कि मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण कहाँ पे बनता है? इंसुलिन अंगनाशय में बनता है भी, ठीक है। कि मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ पे बनता है? अंगनाशय में बनता है भी। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हुए, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हुए, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हुए कौन करते हुए? लैंगरहैंस की दीपिकाएं बीटा कोशिकाएं। लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं के इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हुए, ठीक है। कई इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कौन करते हुए? अंगनाशय है। कई इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कौन करते हुए? अंगनाशय में के लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हैं। अंगनाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्रावित होता भी, इंसुलिन में जस्ता पाया जाता भी। इसकी खोज बेटिंग वेस्ट ने की थी। इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह तथा अति स्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। मधुमेह रोग में मनुष्य के रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह रोग में क्या होता है? मनुष्य के रुधिर में क्या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इंसुलिन में से कौन सा धातु पाई जाती है? इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन जो अंगनाशय द्वारा स्रावित होता है, उनमें कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु? जस्ता पाया जाता है अभी। इंसुलिन हार्मोन है जो अंगनाशय द्वारा स्रावित होता है, उनमें के जस्ता धातु पाई जाती है अभी, ठीक है। इनको का मिलान करना है भी, इनका क्या मिलान करना है भी, ठीक है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं क्या? इंसुलिन का स्रावण करते हुए। लैंगरहैंस की दीपिकाएं क्या है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं क्या है? इंसुलिन का स्रावण करती है। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा भाई। तो इनमें क्या है? 4 नहीं है भी, इनमें भी 4 नहीं है भी, इन दो में 4 दिख रहा है भी, ठीक है। फिर क्या? पीयूष ग्रंथि क्या? वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि क्या? पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है भी, ठीक है। फिर थायराइड ग्रंथि क्या है? थायराइड ग्रंथि क्या है? कैल्सिट्रॉन का स्रावण करती है। थायराइड ग्रंथि क्या है? कैल्सिट्रॉन का स्रावण करती है, ठीक है। और एड्रिनल ग्रंथि क्या है? एपिनेफ्रिन का स्रावण करती है। एड्रिनल ग्रंथि क्या है? एपिनेफ्रिन का स्रावण करती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि कैल्सिटोन का स्रावण करती है भी। फिर एड्रिनल ग्रंथि एपिनेफ्रिन का स्रावण करती है भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा भी। कल लैंगरहैंस की दीपिकाएं से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है भी। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है। पीयूष ग्रंथि से क्या? वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है भी। थायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोन का, थायराइड ग्रंथि से क्या? कैल्सिटोन का। और एड्रिनलिन ग्रंथि से क्या? एपिनेफ्रिन का स्रावण होता है भी, ठीक है। यदि लैंगरहैंस दीप समूह की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा भी? क्या होगा भी? डायबिटीज मेलिटस होगा भी। क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस होगा भी। कि यदि लैंगरहैंस दीप समूह से बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस होगा भी, ठीक है। डायबिटीज क्या? मेलिटस होगा भी। वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा किया जाता है भी? वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है भी? पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है भी। वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है भी? किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी द्वारा होता है भी, पिट्यूटरी द्वारा होता है भी। वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है भी। वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है भी? पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है भी। वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है भी? पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों की नियंत्रक होती है भी। पीयूष ग्रंथि को सभी ग्रंथियों की नियंत्रक होती है। इसको पीयूष ग्रंथि को क्या? मास्टर ग्रंथि भी कहते भी।
पीयूष ग्रंथि को क्या है, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं भी। ठीक है, मैंने पीछे भी आपको बताया भी, पीयूष ग्रंथि को क्या है, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं भी। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है भी, कि कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है भी, यकृत क्या है सबसे बड़ी है भी, क्या कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है भी, कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है भी, यकृत सबसे बड़ी है भी। क्या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या जिगर लीवर है भी, क्या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत या लीवर बोल सकते हैं भी। यकृत का प्रमुख कार्य पीत का स्राव, अमीनो अम्ल का डिमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, उत्सर्जित पदार्थों का बहिष्कार, विश्लेषित पदार्थों से विसरण इत्यादि है भी। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है भी। शरीर की सबसे बड़ी तो अंतःस्रावी थायराइड होगा। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, थायराइड होगा भी। ठीक है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आ जाए तो यकृत होगा, और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आ जाए तो थायराइड होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि आ जाए तो आपको थायराइड ग्रंथि करके आना है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आ जाए तो यकृत करके आना है भी। तो आपको ध्यान रखना भी, अंतःस्रावी ग्रंथि आ जाए तो थायराइड करके आना है, थायराइड, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आ जाए तो यकृत करके आना है भी। कौन सा, यकृत या लीवर करके आना है भी। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है भी, कहाँ होती है पीनियल ग्रंथि, कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में होती है भी। पीनियल ग्रंथि कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में होती है भी। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में होती है भी। ठीक है, क्या पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है भी। पीनियल ग्रंथि कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है भी। क्या यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी। तो पीनियल कहाँ पे होते हैं, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क की में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है अभी, कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है अभी, कौन सी है, थायराइड अभी। कौन सी है, थायराइड अभी। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड अभी। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेती है, और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देती है भी। और गुर्दे उत्सर्जी अंग भी, गुर्दे के उत्सर्जी अंग भी, गुर्दे के भी एक उत्सर्जी अंग है जो यूरिया का उत्सर्जन करते भी। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है भी। निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है भी, न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है भी, साइटन है भी, डेट्राइट है भी, एक्सोन है भी, लेकिन बोमन कैप्सूल के न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। बोमन कैप्सूल के न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो भी जल्दी से। नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से पर कप के आकार का थैला होता है भी। नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से पर कप के आकार का थैला होता है जिसे बोमन कैप्सूल कहते भी। नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से पर क्या कप के आकार का थैला होता है जिसे बोमन कैप्सूल कहते हैं, जिसे क्या बोमन कैप्सूल कहते भी। बोमन कैप्सूल के निचले हिस्से पर नली के आकार की छोटी नली होती है, ये दोनों मिलकर नेफ्रॉन का बनाते भी। क्या बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल के निचले हिस्से पर क्या है, एक नली आकार की छोटी सी नली होती है, ये दोनों मिलकर के नेफ्रॉन का बनाते भी, दोनों को मिलकर के नेफ्रॉन को बनाते भी। तो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है अभी, कौन सा है, बोमन कैप्सूल के नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं, न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, बोमन कैप्सूल के न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है अभी। ठीक है, मानव शरीर का तापस्थायी थर्मोस्टेट स्थित होता है भी। तापस्थापी थर्मोस्टेट स्थित होता है भी, कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। तापस्थायी ताप नियंत्रण होता है भी, थर्मोस्टेट होता है भी, कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में होता है भी। मानव शरीर का तापस्थायी
थर्मोस्टेट है, कहाँ पे स्थित होता है अभी? हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में होता है अभी, ठीक है। क्या मानव शरीर का तापी थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रित करना भी। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है भी? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करना भी। ये पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन का नियंत्रण करता है भी। हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन है, उनका भी नियंत्रण करता है भी, ठीक है। ठीक है, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी है भी? कितनी है भी? एक होती है भी। कितनी होती है? एक होती है। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? एक होती है भी, एक ही होती है भी। स्त्री का मासिक चक्र 28 दिन का होता है भी। स्त्री का मासिक चक्र कितने? 28 दिनों का होता है भी। स्त्री के अंडाशयों के क्रम से बारी बारी से एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है। कितने? एक एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है, जो अंडवाहिनी में पहुंचकर 15वें दिन से 19वें दिन तक रहता है भी। यदि इसी अंतराल में स्त्री संभोग करती है तो अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में पहुंच जाता है। लेकिन यदि स्त्री इस अंतराल में संभोग नहीं करती है तो वह अपने मासिक धर्म में बाहर निकल जाता है भी, ठीक है। तो स्त्री का मासिक धर्म चक्र कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है, ठीक है। और फिर ये एक एक दिन एक एक बाहर निकलते रहते हैं। अगर स्त्री संभोग करती है तो ये क्या निषेचित हो जाता है और गर्भाशय में चला जाता है। नहीं करती है तो ये मासिक धर्म द्वारा बाहर निकल दिया जाता है भी। घेगा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है भी? किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है भी। आयोडीन की कमी से क्या घेगा रोग हो जाता है भी, ठीक है। आयोडीन की कमी के कारण घेगा रोग हो जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। आयोडीन की कमी से क्या घेगा रोग हो जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि होती है, जिसके कारण गर्दन फूल जाती है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होती है। आयोडीन की पूर्ति है क्या? आयोडीन युक्त नमक, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो कुछ और ही खाते हो। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है भी? ब्लड प्रेशर कौन सा करता है? ब्लड प्रेशर का थायराइड करता है। कौन सा? थायराइड करता है भी। ब्लड प्रेशर, अच्छा बीपी है, बीपी के बारे में बोल रहा है भी। एड्रिनल ग्रंथि कहती हुई, एड्रिनल ग्रंथि क्या? मैं दूसरे का बता गया। अच्छा मैं इसके थायराइड का बता गया था। क्या रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है भी? अधिवर्ग एड्रिनल ग्रंथि करती है भी, ठीक है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करती है भी, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि करती है भी। अधिवर्ग ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। अधिवर्ग ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है भी। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं भी, कार्टेक्स तथा मेडुला। कार्टेक्स से स्रावित हो हार्मोन ग्लूको कार्टिवाइड और मिनेलो कार्टिवाइड तथा गोनेडो कार्टिवाइड है। मेडुला से स्रावित होने वाले एपिनेफ्रिन तथा नोर एपिनेफ्रिन और एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन रक्तदाब का नियंत्रित करते भी। क्या? एड्रिनल से निकलने वाले हार्मोन, एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन के रक्तदाब का नियंत्रण करते भी, ठीक है। के एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन के एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन के रक्तदाब का नियंत्रण यानी बीपी का, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करते भी, ठीक है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती हुई? क्या पीयूष ग्रंथि है वो शरीर में किस स्थान पर स्थित होती हुई? मस्तिष्क के आधार पर होती है। पीयूष ग्रंथि है वो शरीर में कहाँ पे स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार पर होती है, ठीक है। पीयूष
पीयूष ग्रंथि अगर मस्तिष्क के पश्च भाग की अधर भित्ति हाइपोथैलेमस के छोटे से सक्वाकार एवं खोखले प्रवध इन्फीडिबुलस से कपाल की सफिनोइड अस्थि से हाइपोथैलेमस गर्त में सुरक्षित लटकी रहे गोल सी और भूरी लाल सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं भी। ये मास्टर ग्रंथि नामक से सुप्रसिद्ध है भी। क्या पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि क्या है, मास्टर ग्रंथि नाम से सुप्रसिद्ध है भी। ठीक है, छोटा दिमाग कहते हैं। क्या निम्नलिखित किस ग्रंथि को मनुष्य की सभी उपाचय क्रियाओं को नियंत्रण के कारण अंतःस्रावी तंत्र का मेस मेकर कहा जाता है भी। किसे, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को क्या है, क्या सभी पीयूष ग्रंथि को मनुष्य की सभी उपाचय क्रियाओं के नियंत्रण के कारण अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है भी। पेस मेकर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है भी। ठीक है, कि अंतःस्रावी ग्रंथियां है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका रहित ग्रंथियां भी। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, नलिका रहित ग्रंथियां भी। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, नलिका रहित ग्रंथियां भी। किस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है भी। कि किस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है भी। पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है भी। ठीक है, पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है भी। कि मानव नर लिंग हार्मोन है, मानव नर लिंग हार्मोन है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा है भी कि मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा है भी। तो आपने बताया नहीं बताया पता नहीं, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, तो आज वाली क्लास आपको कैसी लगी भी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो और चैनल को शेयर भी कर देना भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी लेके आऊँ साइंस के लिए। तो आपको पता है रिपीट क्वेश्चन आ रही तो आप क्लास पूरी देखना भी ये सभी। तो आज के लिए इतना ही बस।